हेलो दोस्तों, एपेक्स कैरियर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बंगाल से संबंधित प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 हमने पहले ही करा दिया है। आगे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद भी अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा। मतलब जो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, उस युद्ध को सिराजुद्दौला से रॉबर्ट क्लाइव जीतता है। लेकिन इस युद्ध को जीतने के बाद भी रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब से सत्ता नहीं लेता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। जबकि इस युद्ध को पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी थी। इसके पीछे कारण था कि जो बंगाल का नवाब था, अगर उसको अंग्रेज हटा देते तो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक राष्ट्र भावना पैदा हो जाती बंगाल के अंतर्गत, और अंग्रेज इसको कदापि नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने मोहरा बना करके रखा बंगाल के नवाब को। तो ऑप्शन ए कह रहा है, वे सोचते थे, यानी अंग्रेज सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, मुस्लिम भावना के अनुकूल रखना चाहते थे। अभी ये कदापि ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि वहाँ विद्रोह हो सकता था। ये बिल्कुल गलत बात है। मुग़ल बादशाह के प्रत्युपकार से डरते थे, क्योंकि मुग़ल बादशाह के प्रत्युपकार से डरते तो अंग्रेज़ बंगाल पर प्लासी का युद्ध नहीं करते, बंगाल पर हमला नहीं करते। मीर जाफ़र के तर्क को स्वीकार कर चुके थे। मीर जाफ़र के तर्क को स्वीकार नहीं किया था। मीर जाफ़र पर संधि की शर्तें थोपी गई थी। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी युग्म है, इसमें युग्म कौन सा सही नहीं है। राय दुर्लभ बंगाल के नवाब का कोषाध्यक्ष था, ये बिल्कुल क्लियर बात है। जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ था, मैंने बताया था मुर्शिदाबाद का सेठ था। मोहम्मद रजा खां ये बंगाल का दीवान था। राजा सिताब राय ये उड़ीसा का था। इसलिए ऑप्शन 3 और 4 आंसर देखें इसका, तो 3 और 4 सही नहीं है। यानी ए और बी, यानी पहला और दूसरा, ये बात सही है कि बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ था और मुर्शिदाबाद का सेठ जगत सेठ था, जिसके साथ संधि की गई थी प्लासी के युद्ध से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक होल घटना थी, ये प्लासी के युद्ध से, ब्लैक होल घटना थी प्लासी के युद्ध से 1 साल 3 दिन पहले हुई। यानी कह सकते हैं 20 जून 1756। और मैंने बताया था इस घटना में 146 अंग्रेज बंदी बना लिए थे। बात क्लियर है। जिसमें से 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, और जिसमें जो जिंदा बचा उसका नाम था हॉलवेल। मैंने ध्यान आ रहा हो तो आपको इस समझ में। देखिए, किसके काल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई। मीर जाफ़र, मीर कासिम, अलीवर्दी खां या सिराजुद्दौला। मैंने बताया था सिराजुद्दौला के खिलाफ ये घटना घटित हुई। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति था। मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम था। अलीवर्दी खां स्वतंत्र नवाब था। देखिए, सबसे पहले बंगाल में अलीवर्दी खां नवाब बना, स्वतंत्र नवाब। इसके बाद ये बैठा गद्दी पर, इसके बाद ये बैठा, इसके बाद ये बैठा। क्लियर है। आगे, निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया। यानी अवध का ऐसा कौन सा नवाब था जिसे मुग़ल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया। मैंने आपको बताया था मुग़ल सम्राट उस समय कौन था। मुग़ल सम्राट था शाह आलम। क्लियर बात है। द्वितीय, इसके समकालीन था शुजाउद्दौला। इसलिए इसका आंसर होगा सफदरजंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। यानी दुधारू जो गाय का मतलब है दूध देने वाली गाय।
और मैंने बताया था इनके लिए, अंग्रेज़ों के लिए जो खतरा था, एक तरफ वो मराठों से था और भारत के राजाओं से था। और बिहार तक बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज जा चुके थे, लेकिन मराठाओं का डर अभी भी बना हुआ था और मराठाओं से अगर सुरक्षा हो जाए तो उसकी तुलना की थी दुधारू गाय की। और मैंने बताया था इसमें सबसे अच्छा जो राज्य था वो था अवध। अवध को मैंने बताया था सबसे अच्छा राज्य माना था रॉबर्ट क्लाइव ने। मराठों का राज्य तो बिल्कुल ही नहीं होगा दुधारू गाय, क्यों? मराठों से तो खुद अंग्रेज़ों को डर था। हैदराबाद को शासन के आधार पर हड़पा था। 1857 की क्रांति की रूपरेखा तैयार होती है। मैसूर सहायक संधि करने वाला राज्य बनता है आगे जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी क्या थी? मैंने बताया था कि बंगाल की राजधानियों के क्रम की अगर हम बात करें तो बंगाल की जो राजधानी थी शुरू में ढाका थी। अब राजधानी स्वतंत्र तभी होगी जब राजा स्वतंत्र होगा, और बंगाल का जो नवाब स्वतंत्र था उसका नाम था अलीवर्दी खां। मैंने बताया था अलीवर्दी खां बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब था। बात क्लियर है? और अलीवर्दी खां ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? मुर्शिदाबाद रखी थी। और मीर कासिम मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ लेके जाता है? मुंगेर लेकर के जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, मुर्शिदाबाद। क्यों होगी? क्यों बंगाल में स्वतंत्र नवाब अलीवर्दी खां ने राजधानी बनाई थी मुर्शिदाबाद। जब मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खां ने, जो बंगाल का पहला नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से किसने इलाहाबाद की संधि की थी? मैंने बताया था इलाहाबाद की जो संधि हुई वो 2 डेटों में हुई, एक 9 अगस्त 1765 और एक 16 अगस्त 1765। पहली जो संधि हुई वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई और दूसरी संधि हुई वो अवध के नवाब के साथ हुई। मैंने बताया था इस संधि में अगर हम भाग लेने की बात करें, दोनों संधियों की बात कर रहा है वो, तो रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, बलवंत सिंह बिल्कुल गलत है। रॉबर्ट क्लाइव, नजमुद्दौला, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। मीर कासिम, क्लाइव, सिराजुद्दौला, शाह आलम, क्लाइव, शुजाउद्दौला। इसका जो आंसर होगा वो होगा शाह आलम मुगल सम्राट, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से, शुजाउद्दौला अवध का नवाब। ये संधि हुई थी इलाहाबाद की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, यानी जोड़ा मिलाना है इसमें। हैदराबाद, अवध, बंगाल और अर्काट, यानी कौन किससे जुड़ा हुआ था, इस पे अगर हम चर्चा करें तो जो हैदराबाद था, मैंने बताया था हैदराबाद का जो नवाब था उसका नाम था निजाम उल मुल्क। क्या नाम था? निजाम उल मुल्क। अवध का जो नवाब था वो था शहादत अली खां। बंगाल में मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां ने ही मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी, जो फर्रुख शेर से पत्र लेकर के बंगाल में नवाब बनाया गया था। और अर्काट शहादतुल्लाह खां। क्लियर है? आंसर होगा 2, 1, 4, 3। बंगाल में कंपनी के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तक मैंने बताया था एक प्रकार का फ्री पास था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता था। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे उसके संबंध बिगड़ गए? मैंने बताया था कंपनी के अधिकारी दस्तकों का दुरुपयोग कर रहे थे, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध बिगड़ जाते हैं मीर कासिम के साथ, और मीर कासिम को फिर हटा दिया जाता है, मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। मीर कासिम रणनीति तैयार करता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, और एक नई परिणति के रूप में बक्सर का युद्ध बन के आता है, जिसमें हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है, और जो भारतीय संघ की सेना थी वो परास्त हो जाती है, और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। उस संधि के बाद भारत में द्वैध शासन लागू होता है, और उस द्वैध शासन को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है।
चर्चा करेंगे उस पर। अगर हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो करते रहें उसको, जिससे तुम्हें डेली क्लास मिलती रहे। मेरी डेली क्लास आती है। बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कर वसूल किया। इजारेदारी प्रथा क्या थी? इजारेदारी प्रथा वो थी जब मुग़ल सम्राट जो थे अपने दीवानों को, अपने सैनिकों को फ्री में दान कर देते थे भूमि। उसके लिए क्या किया? कर वसूल किया। वो नवाब कौन सा था? बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कर वसूल किया। मेरी बात सुनिए, इजारी प्रथा एक तरह से जमींदारी प्रथा का रूप थी, यानी इसमें ठेका दे दिया जाता था कि आपको टैक्स लेना है। अब कैसे चुकाना है, कैसे तुम्हें लेना है, ये आपका काम है। तो इसको शुरू किसने किया था भारत में? इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खां ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध बड़ी बगावत करने वालों में थे? सीताराम रे, उदय नारायण, राजवल्लभ और गुलाम मोहम्मद। मैंने बताया था राजवल्लभ तो नहीं था, सीताराम रे, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ये बगावत करते थे मुर्शिद कुली खां के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित, ये सीनांतरित कर दिया, ये स्थानांतरित शब्द है, करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन लेकर के जाता है? मीर कासिम। इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, ढाका से मुर्शिदाबाद कह रहा है ये, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के जाता है मीर कासिम और ढाका से मुर्शिदाबाद लेकर के जाता है मुर्शिद कुली खां। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम द्वारा कंपनी को प्रदत्त जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? यानी मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो सहमति हुई थी कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, वो सहमति कौन कौन से ज़िले को लेकर के हुई थी? इसका शामिल कौन सा नहीं है? मैंने बताया था वर्धमान जिला लिया था, मिदनापुर लिया था और चटगांव लिया था, मुजफ्फरपुर नहीं लिया था। 1751 में अलीवर्दी खान ने यथार्थ रूप से उड़ीसा का समर्पण निम्नलिखित को कर दिया था। यानी अलीवर्दी खान ने उड़ीसा को किसको दे दिया? तो मराठा थे रघुजी भोंसले, इनको दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग, मैंने बताया था घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की पुत्री, शौकतगंज इसका बेटा। निम्नलिखित में से किसके प्रधान शत्रु थे? सिराजुद्दौला के थे। रणनीति तैयार हुई थी, मैंने बताया था आपको। सिराजुद्दौला के खिलाफ ही तो ये षड्यंत्र करते हैं, एक पारिवारिक षड्यंत्र, इसके सामंत षड्यंत्र करते हैं, सैनिक षड्यंत्र करते हैं, सेनापति मीर जाफर षड्यंत्र करता है, तभी तो प्लासी का युद्ध होता है। मैंने पहले पढ़ा दिया प्लासी का युद्ध। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक, मीर मदन मीर जाफर का दीवान। मैंने बताया था मीर मदन तो सिराजुद्दौला का साथी था, जो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में मीर मदन मारा जाता है, सिराजुद्दौला को मोहनलाल बचा करके ले जाता है और सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर का पुत्र मीरन कर देता है। बिहार का सूबेदार जगत सेठ, बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। इसका आंसर होगा जगत सेठ, बंगाल का प्रसिद्ध सेठ सही है, क्योंकि जो राम नारायण था वो सिराजुद्दौला का सेनानायक नहीं था, सिराजुद्दौला का सेनानायक मीर जाफर था। मीर मदन मीर जाफर का दीवान नहीं था। मीर मदन एक सेनापति नहीं, एक सैनिक था और वो सिराजुद्दौला का सैनिक था। रायदुल्लभ बिहार का सूबेदार नहीं था, उड़ीसा का था। क्लियर है? अलीवर्दी खान द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? यानी अलीवर्दी खान द्वारा 1751 ईस्वी में जो उड़ीसा दिया मराठों को, उसके पीछे क्या कारण था? मैंने बताया था मुर्शिदाबाद से नियंत्रण करना कठिन था,
या मुग़ल बादशाह की सलाह पर किया था? मैंने बताया था मुग़ल बादशाह की सलाह पर तो काम करता ही नहीं था अलीवर्दी खां, क्योंकि इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक नियुक्त कर दिया था बंगाल के नवाब ने। मुर्शिदाबाद से नियंत्रण करना कठिन था, ये बात बिल्कुल गलत होगी। सैनिक दृष्टि से मराठों से छिड़ता, यानी जो अलीवर्दी खां था वो मराठों के सैनिक से कमज़ोर था, यानी अलीवर्दी खां के सैनिक मराठे सैनिकों की अपेक्षा कमज़ोर थे, इसलिए इन्होंने उड़ीसा को किसको दे दिया था? मराठों को दे दिया था। बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम क्या है? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले समझिएगा इसे, सबसे पहले गद्दी पर बैठा था उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। मैंने बताया था मुर्शिदाबाद बसाया था। इसके बाद बैठा सुजाउद्दीन कुली खां, और इसके बाद बैठा गद्दी पर सरफराज खां, और इसके बाद आया अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के बाद आया आपका मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के बाद आया मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र के बाद आया मीर कासिम, और मीर कासिम के बाद पुनः मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र के बाद में नजमुद्दौला। क्लियर है? इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। ये क्रम है, ये क्रम है, ये क्रम है, इसको याद कर लेना। क्लियर है? बंगाल में मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप वहाँ का वार्षिक राजस्व कितना हो चुका था? मैंने बताया था आपको 1,50,00,000 रुपए हो गया था इसके समय पर। सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनत, जो मनसद प्रथा थी, खोने का कारण था उसका कमज़ोर होना, व्यापार में कमी, या आर्थिक आपदा, या उसकी धार्मिक नीति, आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। मैंने बताया था सिराजुद्दौला नाम आ जाए तो समझ जाओ आप, इसके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र होता रहा, विश्वासघात होता रहा, इसीलिए तो मारा गया। ये सिराजुद्दौला क्यों मारा गया? षड्यंत्र के द्वारा मारा गया। इसके सेनापति ने गद्दारी की, सामंतों ने गद्दारी की, सैनिकों ने गद्दारी की, सिराजुद्दौला तभी तो मारा गया। आगे देखिए, घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी, शौकतगंज मौसी का लड़का, राजबल्लभ, दीवान और यार लतीफ़ खान जानी दुश्मन किसके थे? सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला के थे। मैंने बताया आपको पारिवारिक कलह थी, पारिवारिक कलह थी, इसलिए इसके दुश्मन बन गए थे ये। कौन सा युग्म सुमेलित है? ये देखिएगा इस जोड़े को, हैदराबाद का निज़ाम उल मुल्क, रिपीटेड क्वेश्चन है। अवध का सादत खां, बिल्कुल करेक्ट बात है। बंगाल का अलीवर्दी खां स्वतंत्र शासक होता है, बिल्कुल क्लियर बात है। केरल का मार्तंड वर्मा, क्लियर है। ये अलग से पढ़ाएंगे हम, जैसे बंगाल पढ़ाया वैसे अवध भी पढ़ाएंगे, हैदराबाद भी पढ़ाएंगे, मैसूर भी पढ़ाएंगे, ये क्लास होगी, ठीक है। बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः कौन था? यानी जो मुर्शिद कुली खां था, जो बंगाल का पहला नवाब बनता है और मुर्शिदाबाद की स्थापना करता है, वो मूल रूप से कौन था? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, ये एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। समझने वाली बात है कि आप ये समझते आ रहे हो मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां ये मुसलमान होगा, जबकि सच्चाई ये थी कि ये एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था, लेकिन इसने नाम क्या कर लिया था? मुर्शिद कुली खां। क्लियर है? तो मुग़ल सल्तनत में रहना है तो मुसलमान बनना है, यानी मुसलमान बना था ये ब्राह्मण से। निम्नलिखित में से किसके शासन के साथ बंगाल की सूबेदारी आनुवंशिक हो गई? किसके शासन के साथ? मुर्शिद कुली खां के शासन के साथ आनुवंशिक हो गई। मतलब दिल्ली का सम्राट बंगाल के नवाब के अकॉर्डिंग चलने लगा,
और बंगाल के नवाब दिल्ली के सम्राट के अकॉर्डिंग चलने लगे, यानी दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठ गया। अलीवर्दी खां बंगाल का स्वतंत्र शासक, सुजाउद्दीन दूसरा नवाब बंगाल का, यानी जो अलीवर्दी खां था उससे दूसरा नवाब पहले, सुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला ये रहा, यानी बंगाल के नवाब दे रखे हैं। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों से नजराना वसूल किया? मराठों से नजराना मतलब नजराना का मतलब है जब बंगाल का नवाब दिखाई दे आपको तो उसको आपको गिफ्ट देना है, कुछ ना कुछ देना है, ये नजराना ले देते। नजराना का टैक्स भी लगा रखा था, बाद में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस टैक्स को लगा देती है। तो इसका आंसर है अलीवर्दी खां, क्योंकि ये स्वतंत्र शासक था, अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था, चाहे वो सम्राट के प्रति स्वतंत्रता हो, चाहे वो मराठों के प्रति स्वतंत्रता हो, और स्वतंत्रता कर रखा थी अपने लिए। ये तुम्हारे जो क्वेश्चन थे अब तक वो हम लेकर के आए थे ऑब्जेक्टिव किसके? बंगाल से संबंधित। आगे देखिए, 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को बेताल, फैंटम, सैफ अली खान की मूवी फैंटम, क्वेश्चन फिर समझिए, 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को बेताल या छाया पुरुष, घास फूस का आदमी कहा? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इम्पे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो इम्पे था उसने कहा था बंगाल के नवाब को ये तो बेताल यानी फैंटम है, छाया पुरुष घास फूस का आदमी है। ये बंगाल के नवाब के लिए इसने शब्द बोले जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट बना, उसका पहला जज बना सर इलियास इम्पे। ये हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तब पूरी चर्चा करेंगे इस पर। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु इतना प्रसिद्ध था कि लोग यह विश्वास करने लगे थे कि नौश खां के शासन के अंतर्गत रह रहे हैं? यानी इतना विश्वास बना दिया था इसने बंगाल के अंतर्गत कि जनता ये सोचने लगी थी कि हम न्यायप्रिय नवाब के अंतर्गत रहते हैं, और उसका नाम था सुजाउद्दीन। क्या नाम था? सुजाउद्दीन, जो बंगाल का दूसरा नवाब था। सुजाउद्दीन के बाद गद्दी पर बैठा सरफराज, और सरफराज के बाद बैठा तुम्हारा गद्दी पर अलीवर्दी, और अलीवर्दी के बाद में गद्दी पर बैठता है आपका सिराजुद्दौला। ठीक है। अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सादत खां, ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि अवध का बार बार कह रहा हूँ मैं, सादत खां। और बंगाल तथा हैदराबाद के राज्यों के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन से समान गुण थे? यहाँ पर समान गुण क्या क्या थे ये पूछ रहा है कि अवध के नवाब में, बंगाल के नवाब में और हैदराबाद के नवाब में समान गुण क्या क्या थे? तो उच्च स्तरीय व्यक्तिगत नैतिकता, अत्यधिक सैन्य कौशल, ये बिल्कुल नहीं होगा। अत्यधिक सैन्य कौशल होता तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा क्यों होता? कूटनीतिक चातुर्य था ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको बंगाल का नवाब छलकपट में मारा गया। संस्कृति को संरक्षण और प्रोत्साहन देते ही नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी एंट्री करने लगी थी, इसलिए आंसर होगा सी। बंगाल के नवाबों की निम्न में से कौन सी प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी? यानी बंगाल के नवाबों ने ऐसी कोई भूल नहीं की जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी आई सामने। भारत में अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण नीतियों का सही मूल्यांकन न कर पाना, बिल्कुल बात सही थी। यानी अगर ऐसा वो सही मूल्यांकन कर लेते तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी इन पर कब्जा ना करती। अपने अधिकारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को न रोक पाना, ये भी बात सही है। एक शक्तिशाली सेना गठित करने में उनकी विफलता, ये भी बात करेक्ट है। इन्होंने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने के मकसद से ही आती है, उससे सैन्य मामलों में हस्तक्षेप करना ही नहीं है कभी, तो इसलिए इन्होंने अपनी सेना पर ही ध्यान नहीं दिया। परिणाम ये निकला कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद में ये नवाब एक कठपुतली के नवाब बनकर के रह जाते हैं। इसलिए हिंदू और मुस्लिम जनता में सौहार्द बढ़ाने में उनकी असफलता, ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। बंगाल के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए मुर्शिद कुली खान ने निम्न में से कौन सा कदम नहीं उठाया? यानी और सारे कदम उठाए गए, ये नहीं उठाया। उसने जागीर किसको कहते हैं? दान की हुई भूमि,
दान की हुई भूमि को जागीर कहते हैं। जागीरदारी प्रथा आगे चल करके अंग्रेज ख़त्म करेंगे, इनाम कमीशन गठित कर देंगे। इनाम कमीशन किससे संबंधित था? जागीर से। कह देते हैं ना, जागीर कहीं नहीं मिल गई है तेरे को, तो जागीर कोई देता है ना। उसने जागीर वाली ज़मीनों के बहुत बड़े भाग को खालसा ज़मीनों में परिवर्तित कर दिया था। खालसा ज़मीन मतलब सरकारी भूमि, यानी जो नवाब के अंतर्गत रहती थी उस ज़मीन को खालसा ज़मीन कहा जाता था। ये काम किया था उसने नवीन भू राजस्व निर्धारण का प्रचलन किया, ये भी बात करेक्ट है। ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था प्रचलित की, जैसे इजारेदारी प्रथा कहा जाता था, मैंने अभी बताया। इसका गलत है, उसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर मालवाड़ी व्यवस्था लागू की। मैंने बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू की थी, बंगाल के नवाब ने लागू नहीं की, इसलिए ये गलत होता है ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन थे हम लोग बंगाल से संबंधित डिस्कस कर रहे थे। 2 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं, इनका रिवीजन करते रहें। आगे की क्लास लेकर के आएंगे, चर्चा करेंगे इससे आगे की कल। थैंक यू।